हेलो डियर स्टूडेंट्स। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी फॉर द ऑल इंडिया मेंस सिमुलेटेड टेस्ट दैट वी हैव, राइट। एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी एक ऐसा पर्टिकुलर सेक्शन है जो इसमें क्वेश्चंस कई डायमेंशंस और वैरायटीज़ में हमको देखने मिलते हैं। कहीं पर हमको बहुत इजी क्वेश्चंस भी देखने मिलते हैं। PYQs को अगर आप देखोगे तो सिंपल ओशन पोल्यूशन को पूछेगा या सिंपल पोल्यूशन बेस्ड क्वेश्चंस को पूछ लेगा, लेकिन कई बार एक एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन भी पूछता है। जैसे लास्ट ईयर उसने EIA और NGOs के बीच में एक लिंक को पूछा था। तो डायमेंशन ऑफ क्वेश्चंस अगर हम एनवायरनमेंट के देखेंगे तो एक डायमेंशन, एक फ्लीट हमको देखने मिलती है। मोस्टली इसमें 4 नेचर के क्वेश्चंस हमको ज़्यादातर देखने मिलते हैं। एक वो है जो डायरेक्टली किसी एक पर्टिकुलर पोल्यूशन और उसके प्रॉब्लम्स को पूछता है। दूसरे नेचर ऑफ क्वेश्चंस हैं जहां पर प्रॉब्लम्स और उसके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं उसके बारे में पूछता है। थर्ड नेचर ऑफ द क्वेश्चन इज जहां पर वो प्रॉब्लम्स और उसके सॉल्यूशंस के लिए क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, उन इनिशिएटिव्स की अंडरस्टैंडिंग या उसके इनिशिएटिव के एनालिसिस को पूछता है। एंड द फोर्थ नेचर ऑफ द क्वेश्चन इज दैट जहां पर वो एनवायरनमेंट में पूछता है एक डीप रूट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पॉलिसी विच इज बीन क्रिएटेड। जैसे EIA का क्वेश्चन है या उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, उसके बारे में पूछेगा। बट ओवरऑल अगर आप देखोगे तो जो नंबर ऑफ टॉपिक्स PYQs को भी आइडेंटिफाई करोगे तो बहुत सरप्राइज हमको देखने नहीं मिलता है एनवायरनमेंट में, या ऐसे सरप्राइज टॉपिक्स देखने नहीं मिलते हैं जो हमको लगता है कि ऐसे नहीं है कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, ये या इस तरीके का टॉपिक पे क्वेश्चन पूछ लिए। नंबर ऑफ टॉपिक्स जो है एनवायरनमेंट में वो ऑलमोस्ट हमको एक स्टैटिक डायमेंशन में देखने मिलते हैं, और या जो बहुत फ्लीट चेंज होने का, डायमेंशन चेंज होने का फ्लीट जो है वैसा। जैसे आप साइंस वाइंस में देखोगे तो साइंस में मोस्टली हर साल एक नया एडिशन आपको देखने मिलेगा, बहुत सारा करंट अफेयर्स देखने मिलेगा। लेकिन यहाँ पे या तो पॉलिसी एडिशंस हैं या इनिशिएटिव्स हैं, बाकी चीज़ों पर डायमेंशंस चेंज होने के हमको चेंजेस नहीं मिलते। बाकी स्टैटिक पोर्शन से भी UPSC इक्वली क्वेश्चन पूछता है जो हमको लगा सकना ईजी हो जाता है। ओके, सो हम लोग समझेंगे कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे पास क्या है और किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर एनवायरनमेंट में है। तो पहला क्वेश्चन अगर हम देखेंगे रिगार्डिंग द एनवायरनमेंट बेस्ड टॉपिक्स, तो इसमें द फर्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द मरीन पोल्यूशन। अभी देखो ये वो वाला टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो हमने पहले टाइप के क्वेश्चंस देखे। सिंपल प्रॉब्लम्स पूछते हैं और प्रॉब्लम्स के साथ साथ उसके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। फर्स्ट या सेकंड क्लास ऑफ द क्वेश्चन जो हमने देखा, प्रॉब्लम के साथ साथ उसके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, ये इस टाइप का क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन स्पीक्स अबाउट एनालाइज द मेजर कॉजेज ऑफ द मरीन पोल्यूशन, व्हाट इफेक्टिव मेजर्स कैन हेल्प इन रिजॉल्विंग द इशू। ठीक है, 2 पार्ट में क्वेश्चन है, 150 वर्ड क्वेश्चन है हमारे पास। हम इजीली इसको 2 इजी पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये 50:50 का क्वेश्चन बन सकता है। 50% हमको अपना एम्फेसिस मरीन पोल्यूशन पे देना है और 50% एम्फेसिस हमको जो सॉल्यूशंस क्रिएट हुए हैं उस पर देना है। अब 50% एम्फेसिस अगर हम देखेंगे मरीन पोल्यूशन के बारे में बात करेंगे तो मरीन पोल्यूशन है क्या? दी प्रॉब्लम विच इज बीन क्रिएटेड इन द मरीन एरियाज because of multiple different types of the pollutants which are added into marine pollution, marine areas, right? अब इसके sources अलग अलग हो सकते हैं। जैसे सबसे important source हो जाता है प्लास्टिक, सबसे बड़ा source है जो इस समय पर marine areas में problem create कर रहा है, माइक्रोप्लास्टिक एक्सेट्रा, राइट। सेकेंड मेजर कॉज अगर हम देखेंगे तो ऑयल स्पिल एक्सेट्रा जो मरीन एरियाज में हो जाता है बिकॉज ऑफ द एक्सीडेंट्स इन द मरीन एरिया और मूवमेंट एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ द शिप्स ऑल्सो। फिर थर्ड एंड फॉरमोस्ट मेजर जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो है अनट्रीटेड वेस्ट की। अनट्रीटेड वेस्ट जो डायरेक्टली ओशंस में डंप कर दिया जाता है, जो ओशंस में मेजर डेथ जोन्स बनाता है या मरीन डेथ जोन्स बना देता है या नो लाइफ जोन्स बना देता है मरीन एरियाज में। इन सारे एरियाज ये भी एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इसके बाद जो रन ऑफ है, कॉन्स्टेंटली जो सरफेस से रन ऑफ है, जिसमें हम एग्रीकल्चरल पेस्टिसाइड्स भी देखेंगे, मेजर पोल्यूटेंट्स भी देखेंगे, ये सारे पोल्यूटेंट्स डायरेक्टली ऐड इन होते हैं रन ऑफ से मरीन एरियाज में, जो यूट्रोफिकेशन भी क्रिएट करते हैं और प्रॉब्लम्स को भी क्रिएट करते हैं ना। अब यहाँ पे जब आप इस पार्ट को लिखते हैं, व्हाट आर द मेजर कॉजेज ऑफ द पोल्यूशन, ठीक है। अब जनरली अगर स्टूडेंट्स समझेंगे तो हम मोस्टली स्टूडेंट्स यहाँ पर इसको लिस्ट आउट कर देंगे, सर दीज आर द मेजर कॉजेज, दीज आर द मेजर थिंग्स और दीज आर द मेजर प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड। इनफैक्ट अगर हम ब्रीफली प्रॉब्लम के साथ साथ उसके इम्पैक्ट्स को ब्रीफली लिखते चले जाएं, जैसे अगर एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में देखो, प्लास्टिक क्रिएट्स एंटेंगलमेंट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स और
other associated problems like creation of the dead zones, right? अगर आप बोलो ऑयल रिलेटेड प्रॉब्लम, तो ऑयल रिलेटेड प्रॉब्लम यहाँ पर मरीन ऑर्गेनिज्म और मरीन डाइवर्सिटीज के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा, यूट्रोफिकेशन जोन्स बनेंगे। अगर रन ऑफ आता है तो यूट्रोफिकेशन बढ़ता है, ऑर्गेनिक मैटर आता है तो थोड़ा बहुत। तो प्रैक्टिकली ये क्या करता है, आपके आंसर के जो डायमेंशन जिस तरीके से आप कवर कर सकते हो उसको अच्छे से आइडेंटिफाई करवा सकता है और आपके आंसर को एक वैल्यू एडिशन दे सकता है। ऑल्दो क्वेश्चन ये पूछता नहीं है, ये सिर्फ कॉजेस को पूछता है, इम्पैक्ट्स को नहीं पूछता है, लेकिन अगर हम ब्रीफली उन चीजों को मेंशन करते जाएंगे कॉजेस के साथ तो एक वैल्यू एडिशन हमको दिखेगा और ये एक्सप्लेन करेगा कि हाँ स्टूडेंट को उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में अच्छे से पता है। तो ये मेजर कॉजेस को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 70-75 वर्ड्स में हम इसको अच्छे से लिख सकते हैं। पहला आप मरीन पोल्यूशन लिखिए, फिर मरीन पोल्यूशन के कॉजेज और उसी के साथ इम्पैक्ट्स साइड में लिख दीजिए, चाहे तो एक फ्लो चार्ट फॉर्म में लिख दीजिए, एक टेबुलेटेड फॉर्म में लिख दीजिए जो प्रेजेंटेशन को इंप्रूव भी कर सकता है। फिर आता है सेकंड मेजर एस्पेक्ट विच इज व्हाट आर द इफेक्टिव मेजर्स दैट कैन हेल्प इन रिजॉल्विंग द इशू। देखो अब ये जो लाइन है ना, इसमें हिडन एस्पेक्ट्स को हमको समझना चाहिए इस तरीके के क्वेश्चंस में। इफेक्टिव मेजर्स टू सबलाइम द इश्यूज, तो उसमें बहुत सी चीजें हो सकती हैं जो आप कर सकते हो, जो इनिशिएटिव्स हैं, दोनों चीजों को देखना पड़ेगा और दोनों चीजों के बैलेंस को देखना पड़ेगा। तो इफेक्टिव मेजर्स में अगर हम देखते हैं तो पहले तो कोस्टल मैनेजमेंट है, इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट हम करके मरीन एरियाज में होने वाले पोल्यूशन को रोक सकते हैं, डायरेक्ट डंपिंग ऑफ द वेस्ट को रोक सकते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बना सकते हैं, अगर ऑयल स्पिल हो रहा है तो ऑयल क्लीनिंग कर सकते हैं, प्लास्टिक की डायरेक्ट डंपिंग को रोक सकते हैं। ये सारे मेजर इनिशिएटिव्स हैं। इसके बाद मरीन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन को हम इम्प्रूव कर सकते हैं जो इन सब चीज़ों में हेल्प करेगा। अब यहाँ पर हमें एक बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा। पहले जो आइडियलिस्टिक एस्पेक्ट्स हैं कि क्या क्या किया जाना चाहिए फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द मरीन एरियाज, वो प्लस उसके साथ कुछ प्रायोरिटी इनिशिएटिव्स जो हमको देखने मिलते हैं उसको भी मेंशन करना चाहिए जो वैल्यू एडिशन करेगा। जैसे प्रायोरिटी इनिशिएटिव्स अगर देखेंगे तो इंडिया ने क्या क्या किया, कोस्टल रेगुलेशन जोन्स बनाए हैं, फिर मार्पॉल के थ्रू अपने मरी टाइम जोन्स बनाए हैं जिसके थ्रू कंजर्वेशन करते हैं, मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज बनाए हैं उसको उसके थ्रू कंजर्वेशन करते हैं कोस्टल और मरीन एरियाज का, ये चीज़ें हैं। फिर वाटर पोल्यूशन एक्ट है जिसके थ्रू कर्ब डाउन करते हैं पोल्यूशन को। सिर्फ सिंपली अगर आप मेंशन कर दोगे तो भी बहुत सारी चीज़ें इसमें सॉर्ट आउट होते हैं। इंटरनेशनल लेवल पे हम कैसे करते हैं, तो इंटरनेशनल लेवल पे बेसल कन्वेंशन है जो हेल्प करता है मरीन पोल्यूशन में, मरीन एरियाज में डंपिंग अप ऑफ द वेस्ट नहीं होता या ट्रांसबाउंडरी मूवमेंट ऑफ द वेस्ट नहीं होता। साथ में लंदन कन्वेंशन है जिसके थ्रू हम ये देखते हैं कि डायरेक्टली डंपिंग अप ऑफ द वेस्ट फ्रॉम द शिप्स इज नॉट बीन सीन। ये दो चीज़ें हैं। मार्पॉल के थ्रू भी हम इन सारी चीज़ों को रोकते हैं, तो एटलीस्ट मेंशन देम, ठीक है। फिर इसके बाद मरीन कंजर्वेशन के लिए या मरीन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए रिसेंट है, जैसे करंट अफेयर्स में आप ऐड ऑन कर सकते थे द हाई सी ट्रीटी विच इज बीन क्रिएटेड रिसेंटली फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द मरीन एरियाज अपार्ट इन दोज एरियाज विच आर आउटसाइड द नेशनल ज्यूरिसडिक्शन ऑल्सो। तो ऐसे चीज़ों को ऐड ऑन करके हम थोड़े ऐसे क्वेश्चंस में हम थोड़े थोड़े वैल्यू एडिशंस करके मार्क्स को और अच्छे से निकाल सकते हैं, जहाँ पर अगर हम एक बैलेंस अच्छे से क्रिएट करें इन दोनों चीज़ों का तो हमको अच्छे से नंबर्स मिल सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस में। सेकंड नेचर ऑफ द क्वेश्चन या दूसरा क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो इट स्पीक्स अबाउट illustrate the need for implementation of the Colombo Declaration in curbing the nitrogen emission globally. अब कोलंबो डिक्लेरेशन ऑन द नाइट्रोजन एमिशंस बेसिकली क्रिएट या सस्टेनेबल नाइट्रोजन मैनेजमेंट क्रिएट किया था 2019 में, जिसका मेजर ऑब्जेक्टिव है कि 2030 तक नाइट्रोजन एमिशंस फ्रॉम ऑल द मेजर सोर्सेज उसको हमको 50% तक कम करना। ये मेजर हार्ड लाइन फैक्ट है, ठीक है। अब ये फैक्ट है, अब इसके सराउंडिंग ही हमको इस क्वेश्चन को लिखना है। कैसे लिखो, अब देखो फैक्चुअली देखोगे तो कोलंबो डिक्लेरेशन क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो जाता है, राइट। तो एक आइडिया तो ये है कि इस क्वेश्चन में ये लिखा जाए कि इलस्ट्रेट द नीड फॉर इंप्लीमेंटेशन, व्हाई डू वी रिक्वायर कोलंबो डिक्लेरेशन। अब ये वैसे भी पूछता है, ठीक है। तो फर्स्ट एस्पेक्ट क्या है, हमें अगर ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द नीड फॉर इंप्लीमेंटेशन, अब इसकी लाइन को भी हमें समझना है कि क्वेश्चन की लाइन क्या है। ये पूछ रहा है व्हाई डू वी इंप्लीमेंट कोलंबो डिक्लेरेशन, तो अब पहले तो ये समझो कि कोलंबो डिक्लेरेशन है क्या, फिर अगर वो समझते हैं तो कोलंबो डिक्लेरेशन आने से एडवांटेज क्या होगा, ये दो चीजें। लेकिन इसके पहले कोलंबो डिक्लेरेशन क्यों बनाना पड़ा, ठीक है, वो समझना। फिर कोलंबो डिक्लेरेशन क्यों बनाना पड़ा
उसके भी पहले की चीजें। मतलब क्या है, ये 4 पार्ट में ये क्वेश्चन डिवाइड होता है। पहला पार्ट क्या है, पहला तो हमको ये समझना पड़ेगा कि नाइट्रोजन इमिशंस क्या है, ठीक है। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज कि नाइट्रोजन एमिशंस का इंपैक्ट क्या है। थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज दैट कोलंबो डिक्लेरेशन क्या है। और फोर्थ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज कोलंबो डिक्लेरेशन आने से एडवांटेज क्या होगा। अब ये सब हमको 150 वर्ड्स में करना है, इस बात को भी ध्यान देना है। तो हमें जो ब्रेकडाउन बनाना होगा वो इस तरीके से बनाए कि हम 50:50:50 वर्ड्स का एक ब्रेकडाउन बनाए। पहला एस्पेक्ट हम लिखें नाइट्रोजन एमिशंस। अब देखो ये दोनों तरीके से हो सकता था। एक तरीका क्या है, हम ये लिखें कि कोलंबो डिक्लेरेशन है क्या, कैसे आया, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, फिर उसके बाद उसमें ऐड ऑन कर दे कि नाइट्रोजन एमिशंस कैसे होते हैं, उनके प्रॉब्लम्स क्या होते हैं। एक तरीका ये था। लेकिन ज्यादा बेटर फ्लो बनाने के लिए अगर हम स्केच आंसर का सही बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले लिखे नाइट्रोजन एमिशंस किन किन रीजन से हो रहे हैं। नाइट्रोजन एमिशंस वेदर जो एयरबॉर्न एमिशंस है तो बर्निंग अप ऑफ द फॉसिल फ्यूल, कंबशन ऑफ द फॉसिल फ्यूल एटसेट्रा, नाइट्रेट्स को नाइट्रोजन ऑक्साइड्स को लेकर के जाता है एटमॉस्फेयर में, जहां से वो एरोसॉल फॉर्म में या वेट प्रेसिपिटेशन फॉर्म में वाटर और लैंड दोनों पर गिरते हैं, जहां पर नाइट्रेट्स के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाते हैं। फिर सॉइल में नाइट्रोजन साइकिल चल रहा है जो अमोनिया और नाइट्रेट बेस्ड साइकिल्स चलती रहती है, जिसमें अमोनिया और नाइट्रेट्स का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता रहता है कॉन्स्टेंटली सॉइल में। फिर यूज ऑफ द फर्टिलाइजर जिससे भी बढ़ता है। फिर वी हैव दी एनिमल्स एंड ह्यूमन एजेशंस ऑल्सो जिससे नाइट्रोजन बढ़ता है। ये सब चीजें नाइट्रोजन एमिशन में आ जाती है। तो नाइट्रोजन एमिशन है। अब इसी के साथ यहाँ पे पैरेलली हमको इम्पैक्ट्स को भी देखना है। तो एटलीस्ट प्रिसाइसली हमको इम्पैक्ट्स मेंशन करने चाहिए दैट हेल्थ हजार्ड्स होते हैं, प्लांट पर हजार्ड्स होते हैं, फिर एसिड रेन कंडीशंस बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ऑल दीज एटलीस्ट, राइट। तो अब यहाँ पर इसको लिखने का तरीका क्या हो सकता था, क्योंकि हमको ब्रीफली लिखना है तो हम एक टैबुलेटेड फॉर्म में लिख सकते हैं। सिंपल लिखिए नाइट्रोजन इमिशन कॉजेज इंपैक्ट्स, और पॉइंट बेस्ड फॉर्म में लिख दीजिए जिसमें आप अपने वर्ड लिमिट को भी सफाइस करोगे और जो रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन है या डायरेक्शन ऑफ द क्वेश्चन है उसको भी सफाइस करोगे, ठीक है। प्रॉब्लम्स ये हैं, ये इंपैक्ट्स हैं इसके, इसलिए अब क्या हुआ, ये इंपैक्ट्स है, इसलिए हमको नाइट्रोजन एमिशंस को कर्व डाउन करना, इसलिए कोलंबो डिक्लेरेशन आता है। तो ये एक लिंक क्रिएट करता है। सेकंड लिंक, आप अगर सेकंड पार्ट पे जंप भी कर रहे हो तो फर्स्ट पार्ट उसका प्रील्यूड बनाओ, वहां पर सेकंड पार्ट को लिखने के लिए आपको उसका प्रील्यूड होना चाहिए। तो सेकंड पार्ट आपका कोलंबो डिक्लेरेशन विच इज द मेन एस्पेक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो आप फिर यहां पर कोलंबो डिक्लेरेशन को डिफाइन करिए दैट इट हैज बीन क्रिएटेड इन 2019 टू कर्व डाउन the nitrogen emission with the major objectives: curb down nitrogen emission by 2030, reduce it by half, the basic problems जो create हो रहे हैं ग्लोबल लेवल पे, एक ग्लोबल कॉन्टिन्यूम बनाने की कोशिश करता है। all of these objectives they can be written over here, right? कोलंबो डिक्लेरेशन। फिर एडवांटेजेस क्या होंगे इफ द नाइट्रोजन एमिशन इज रिड्यूस्ड, उसके एडवांटेजेस क्या होंगे। इसके एडवांटेजेस सबसे पहले नाइट्रोजन एमिशंस अगर रिड्यूस होते हैं तो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, ग्रीन हाउस गैसेस का कॉन्सेंट्रेशन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड्स या जो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के कारण से बनते हैं विच इज लाइकली फोटोकेमिकल स्मॉग ऑल्सो, ये सब धीरे धीरे कम होने लगेगा। और नाइट्रोजन प्रॉब्लम्स, नाइट्रोजन रिलेटेड टॉक्सिसिटी जो डिफरेंट जोन्स में क्रिएट हो जाती है वो कम होने लगेगा। नाइट्रोजन एमिशंस जो वाटर सोर्सेज में जाते हैं नाइट्रेट्स के फॉर्म में जो यूट्रोफिकेशन को करते हैं वो कम होने लगेगा। द इवेंट्स ऑफ एसिड रेन एटसेट्रा ये सब भी कम होने लगेगा। तो ये सारे एडवांटेजेस भी हम लिख सकते हैं। तो अब हमने क्या किया है, इस आंसर में हमने दोनों चीजों को बैलेंस लेके चला है। ये सिर्फ आंसर करंट अफेयर्स को डिस्कस नहीं करता या कोलंबो डिक्लेरेशन को सिर्फ डिस्कस नहीं करता, ये उसके सर्कल की बेसिक्स को भी डिस्कस करता है। ऐसे क्वेश्चंस में ऐसे बैलेंसेस को बनाना एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। हम यूजुअली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सिर्फ करंट अफेयर्स की चीजें लिख दें तो कोलंबो डिक्लेरेशन है क्या, उससे क्या होगा, उसका एडवांटेज क्या होगा, यहीं पे ये खत्म हो जाता है। ये जो सर्कमफेरेंस के लाइंस हैं यही आपको वो एक्स्ट्रा मार्क खींचने में हेल्प करेगा। जहां एक स्टूडेंट को सिंपल उतना सारी इंफॉर्मेशन लिखने से 2 मार्क मिल रहा होगा, तो यहाँ पे आप एक्सट्रैक्ट करके 1.5 से 2 मार्क्स एक्स्ट्रा भी खींच कर ला सकते हो, इस तरीके से एक प्रिसाइज डिजाइन बना के। तो इन सब चीजों पे भी हमें ऐसे क्वेश्चंस में इन पर ध्यान देना चाहिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखेंगे
जो हमको देखने मिलता है, that speaks about different types of the adaptation measures taken for coastal regions in India, highlighting the persistent challenges. It is a 250 word question and 15 marker question. अब देखो ये क्वेश्चन कोस्टल एरिया एंड कोस्टल एरिया कंजर्वेशन को डायरेक्ट इनडायरेक्टली पूछता है. सबसे बेसिक बात है, ये क्या पूछ रहा है, पूछ वो उसी लाइन पर है. What is coastal degradation? What are the problems associated with coastal degradation? What solutions are being created? What initiatives are being created? ये 4 बेसिक लाइन ऑफ द क्वेश्चन है. जब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो हमें उसके आंसर का फ्रेमवर्क सिंप्लीफाइड फॉर्म में रखना चाहिए. जितना सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम उसको रख सकते हैं फ्रेमवर्क को, उतना इजी होगा चीजों को अरेंज करना हमारे लिए. क्वेश्चन सिंपली पूछ रहा है What are the type of adaptations? अब सिर्फ इसने क्या किया है, आपको कंफ्यूज करने के लिए ये लाइन जोड़ दी. डिस्कस द टाइप ऑफ अडेप्टेशंस और डिफरेंट टाइप्स ऑफ अडेप्टेशन मेजर्स टेकन फॉर द कोस्टल रीजन्स इन इंडिया. तो पहला तो आप ये डिस्कस करो व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद कोस्टल रीजन्स. ठीक है, तो या ब्रीफली कोस्टल रीजन्स को अगर आप इंट्रोड्यूस करते हो तो कोस्टल रीजन्स आर द मेजर we can say sub-littoral zones which are being present near the oceans at a large near the oceans or in the large geographic boundaries of the country, and then it comprises of various different types of the ecosystem like the salt plains, like the salt marshes, the mangroves, the corals. It is a rich biodiversity zone. इतना लिख के भी आप इंट्रोडक्शन में अपने कोस्टल एरियाज को पहले इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. ये इंट्रोडक्शन हो सकता है, ये सिंप्लीफाई कर सकता है कि आप कोस्टल एरियाज के बारे में पहले बता रहे हो. सेकेंड थिंग जो आपको करनी चाहिए फिर यहाँ पर, कोस्टल एरिया के प्रॉब्लम्स क्या क्या है. व्हाट आर द मेजर फैक्टर्स कॉजिंग कोस्टल इरोजन. तो उसमें फ्लड्स हो सकता है, उसमें अनसस्टेनेबल फिशरीज हो सकता है. अब इसमें भी सीरीज प्रॉपरली हमको बनाना चाहिए, तो वो एक कॉन्टिन्यूम बनाता है. तो सबसे मेजर फैक्टर जो नेचुरल फैक्टर्स हैं वो लिख सकते हो, द फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोन्स एटसेट्रा, या फ्लड्स हो सकता है, फिर इरोजन हो सकता है, फिर उसके बाद फिशरीज आ सकता है, फिर उसके बाद पोल्यूशन आ सकता है, फिर उसके बाद एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज इन दी कोस्टल एरियाज हो सकता है, इसके बाद इलीगल माइनिंग हो सकता है. ये मेजर प्रॉब्लम्स हैं जो कोस्टल एरियाज को डिस्टर्ब करती हैं, ड्रेज आउट करती हैं, एक्सट्रैक्ट आउट करती हैं. ठीक है, अब इसमें हम दो तरीके से इसको लिख सकते थे, या तो सिंपली आप वर्ड टू वर्ड लिखते चले जाइए, या एक कोस्टल एरिया प्रॉब्लम्स कर दीजिए, या कोस्टल डिग्रेडेशन करके एक फ्लो चार्ट बना दीजिए, 3-4 लाइंस बना दीजिए, उसके मेजर फैक्टर्स को वहीं कर दीजिए. वो आपके स्पेस और वर्ड लिमिट दोनों को सॉर्ट कर देता है, लेकिन आपने रिदम में उस आंसर को लिखा है, ये भी एक्सप्लेन करता है. ठीक है, तो ये पहले एस्पेक्ट हो गए जिसमें हम फर्स्ट 50-60 वर्ड उस टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने में हमको हेल्प मिलती है. अब सेकेंड एस्पेक्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हाट आर द एक बोलता है व्हाट आर द परसिस्टेंट चैलेंजेस एंड व्हाट अडेप्टेशन मेजर्स आर टू बी टेकन. ठीक है, तो अब यहां पे जब आप लाइन बना रहे हो तो पहले चैलेंजेस को लेकर के आओगे, या अडेप्टेशन मेजर्स को लेकर के आओगे, या मेजरली किस तरीके से लिखोगे, ये एक पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बनता है. अब यहां पर हमको ये देखना पड़ेगा कि जब हम अपनी लाइन को लेके चल रहे हैं कि ये कोस्टल एरियाज ये हैं, ये मेजर प्रॉब्लम्स है, फिर प्रॉब्लम्स के साथ साथ मेजर चैलेंजेस को भी वहीं हाईलाइट कर दो. व्हाट आर दी मेजर चैलेंजेस, तो जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उस और गवर्नमेंट्स के बीच में कॉन्टिन्यूम क्रिएट नहीं होता है, जिसके रीज़न से कई बार लोकल्स जो हैं वो इलीगल एक्टिविटीज़ में जाते हैं. ठीक है, दूसरा क्या है, बहुत सारे एरियाज़ में जो पोल्यूशन एक्टिविटीज़ हैं वो बढ़ जाती हैं, बहुत सारे एरियाज़ में शिपिंग एक मेजर प्रॉब्लम बना हुआ है, बहुत सारे एरियाज़ में फिशिंग एक मेजर प्रॉब्लम बना हुआ है. तो ये मेजर चैलेंजेस को आप यहाँ पर हाईलाइट कर सकते हो. इन सारे चैलेंजेस को जब आप हाईलाइट कर लोगे, इसके बाद हम अडेप्टेशंस पे आ सकते हैं. तो वो सीरीज़ क्या बना देगा, वो सीरीज़ ये बना देगा, ओके फाइन, आपने कोस्ट लाइन बताया, कोस्ट लाइन के प्रॉब्लम्स बताए, वो प्रॉब्लम्स किन किन चैलेंजेस से आ रहे हैं उन चैलेंजेस को बताया, फिर सोल्यूशन बताया. सोल्यूशन क्या है, मेजरली दो तरीके के सोल्यूशंस हम यहाँ पर लिख सकते हैं. पहला तो साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ द कोस्ट लाइन्स क्या क्या हो रही हैं. तो साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ द कोस्ट लाइन्स में हम हार्डनिंग या क्रिएशन ऑफ द वॉल्स एट द कोस्ट लाइन टू रिड्यूस द इरोजन. अब देखो, जब आप ये लिख रहे हो तो उसके पहले आपको लिखना पड़ेगा ना कि कोस्टल एरियाज में इरोजन हो रहा है. ठीक है ना, तो
देखो क्यों जरूरी है किसी भी चीज के कॉन्टिन्यूम को आंसर में लाने के लिए, जब आप आंसर लिखते हो तो एक स्टोरी या एक स्टेप बाय स्टेप मेथड में लिखिए, प्रायोरिटी चीज को आइडेंटिफाई करिए, अरेंज करिए। अदरवाइज कंटेंट तो हर कोई लिखता है और कंटेंट को हर कोई वो सारा कंटेंट तो आप भी लिख रहे हो, दूसरा भी लिख रहा है, लेकिन उसको कितने अच्छे से आपने अरेंज किया है वो आपके मार्क्स को इवेंचुअली इंक्रीज करने में ही हेल्प करेगा आपको। सो यहाँ पे जब आप ये मेजर इनिशिएटिव्स लिखते हो तो पहले साइंटिफिक इनिशिएटिव्स लिख सकते हो, ठीक है। कैसे कि हम कोस्ट लाइन में वॉल्स क्रिएट कर रहे हैं या हार्ड लाइंस क्रिएट कर रहे हैं, देन कोस्टल सॉल्यूशंस क्रिएट कर रहे हैं, ऑयल स्पिल एटसेट्रा अगर होता है तो कोस्ट लाइन मैनेजमेंट किया जाता है, या इसके बाद सैनिटरी एरियाज को क्रिएट किया जा रहा है सो दैट कोस्ट लाइन्स आर नॉट बीन पोल्यूटेड ऑल्सो, डंपिंग अप ऑफ द प्लास्टिक उसको रोका जा रहा है, ठीक है। ड्रेजिंग एटसेट्रा या सस्टेनेबल फिशरीज की तरफ हम जा रहे हैं, ये भी एक मेजर प्रैक्टिसेस है। या कोस्ट लाइन्स में पोल्यूशन ना हो, डायरेक्ट डंपिंग ऑफ द वेस्ट ना हो, तो कोस्ट लाइन के ठीक पहले बफर एरियाज में हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स एटसेट्रा इन सबको एस्टैब्लिश करते हैं जो हेल्प करता है, राइट। कॉन्स्टेंट कोस्टल मैनेजमेंट और मैंग्रोव्स और कोरल्स के मैनेजमेंट को भी हम आइडेंटिफाई करते हैं, जिससे हमको हेल्प मिलता है कोस्ट लाइन के पूरे इकोसिस्टम को मैनेज करने में। ये थ्योरेटिकल एस्पेक्ट हो गए। फिर इनिशिएटिव्स क्या क्या हैं, मेजर इनिशिएटिव्स जो डायरेक्टली हेल्प करते हैं कोस्ट लाइन को कंजर्व करने में। तो इंडिया के इनिशिएटिव्स आप देख सकते हो, जैसे जनरली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वाटर एक्ट ऑफ 1972 हेल्प्स टू कर्ब डाउन पोल्यूशन इन द कोस्टल एरिया और इन द वाटर बॉडीज, दैट हेल्प्स टू कंजर्व कोस्टल एरियाज, नंबर 1, राइट। नंबर 2 जो फिशरीज एक्ट है, दैट आल्सो हेल्प्स इन मेंटेनिंग द फिशरीज जोन एंड एज वेल एज द कोस्टल एरियाज, तो वो हो सकता है। फिर इसके बाद इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हम देखते हैं वेयर एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एज वेल एज द कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड द इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ द कम्युनिटी, ऑल ऑफ इट इज बीन टेकन इन अ कॉन्टिन्यूम इन अ सस्टेनेबल वे, दैट आल्सो हेल्प्स, राइट। फिर इसके बाद इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट के लिए ही कोस्टल रेगुलेशन जोन्स बनाए हैं, स्पेसिफिकली अर्बन एरियाज और रूरल एरियाज के कॉन्टिन्यूम को बनाने के लिए, सो दैट a balance can be created for between the ecosystem development, ecological conservation as well as the infrastructural development, so that both of it does not hamper each other. तो कोस्टल रेगुलेशन जोन्स के बारे में बता सकते हो, आइलैंड प्रोटेक्शन जोन्स जो उसी कोस्टल रेगुलेशन जोन्स के साथ साथ बनाए गए उसके बारे में बता सकते हो। ये इंडियन इनिशिएटिव्स है। फिर इसके बाद इंडियन इनिशिएटिव्स में ही हम जो मिस्टी इनिशिएटिव विच इज बीन टेकन अप फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द मैंग्रोव्स, उसके बारे में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कोरल इनिशिएटिव्स व्हिच हैव बीन टेकन अप, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज नियर द कोस्ट लाइंस अंडर द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड द प्रोटेक्शन एक्ट, उसको भी हम ला सकते हैं। ये मेजर इनिशिएटिव्स को आप हाईलाइट कर सकते हो जो पॉलिसी पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकते हैं। फिर इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं कोस्टल कंजर्वेशन को इंडिया में, तो वेटलैंड्स, जो कोस्टल वेटलैंड्स हैं उनके कंजर्वेशन को रामसार कन्वेंशन डायरेक्टली हेल्प करता है, या जो WWF या आपके IUCN के इनिशिएटिव्स हैं वो कोस्ट लाइन बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। मार्पॉल एटसेट्रा कोस्टल पोल्यूशन को रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं, या बेसल और लंदन कन्वेंशन पहले भी डिस्कस किया हमने मरीन में, वो भी पोल्यूशन को रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। इस तरीके से सस्टेनेबल कोस्टल डेवलपमेंट्स को हम को मैनेज कर सकते हैं। सो नाउ वी हैव डिस्कस्ड अबाउट ऑल द एडेप्टेशन। नंबर 1, द एडेप्टेशंस एट द technological level or adaptations at the adaptations at the things which are to be done at the coastal level, coastal preservation. And second thing what we have taken, the adaptations which are policy based adaptations, इन सारी चीजों को हम डिस्कस कर सकते हैं, राइट। अब यहां पर सिंस चैलेंजेस वी हैव ऑलरेडी रिटन अर्लियर, तो यहां से फिर से चैलेंजेस को बताने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक एस्पेक्ट ये हो सकता है कि हम व्हाट एल्स इज रिक्वायर्ड, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, इसके बारे में एक कंक्लूजन लिख के हम इसको फिर से री आंसर कर सकते हैं और वो रेपिटेटिव भी नहीं होगा। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, कोस्टल मैनेजमेंट रिक्वायर्स अ लार्ज स्केल कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड लार्जर ग्रुप्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द कोस्टल एरियाज मस्ट बी टेकन अप, जस्ट लाइक फॉरेस्टेशन ड्राइव्स आर बीइंग टेकन अप। सेकंड, coastal areas are getting affected because of the various different riverine and riverine pollution problems also, management of that, taking an example of Sundarbans also, that is also one of the aspect that should be taken up. Apart from this, with increasing events of the climate change related scenarios where the cyclones and the frequencies of the high tides have constantly increased, constant monitoring and management of the coastal areas is important.
right? Then creating a continuum of ecological conservation and economic utility of the coastline is also important. Various different initiatives which are being taken up, like the deep sea exploration. With that, management of the continental shelf and the coastal areas, both in continuum, is equally important. That must be taken into consideration. तो ये क्वेश्चन यहाँ पर दोनों चीज़ों का बैलेंस क्रिएट करता है. नंबर वन, पहला बैलेंस किसके लिए क्रिएट करता है? जो बेसिक टॉपिक्स हैं, कोस्टल इरोजन, कोस्टल प्रॉब्लम्स क्या हैं. दूसरा, जो करंट के टॉपिक्स हैं, कोस्टल इनिशिएटिव्स क्या हैं, उनके बैलेंस को क्रिएट करके एक फर्दर स्ट्रैटेजी को क्रिएट करने में हेल्प करता है. इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं. राइट. Another question that we have over here in environment, वो है the solar and the wind energy are complementary to each other. In context to the statement, analyze the steps taken by Government of India to expand renewable energy capacity in India, especially solar and wind power. Right? Question simple है. Question simply पूछता है. अब इसको अगर हम अपने simple understanding में समझें तो question simply पूछता है, what are the initiatives that the Government of India has taken up for the development of the solar and the wind power? Right? अब यहाँ पे we can understand this particular thing as a simple thing कि solar के लिए ये लिख दो, wind के लिए जो initiatives लिए हैं वो लिख दो. लेकिन उसके पहले what is the need for solar and wind energy, उसको भी हमें समझना चाहिए, जो इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट को सेट करने में हेल्प करता है. राइट. तो इस क्वेश्चन में हम एक रेशियो लगा सकते हैं जिसमें 50:100 का एक ब्रेकअप लगा सकते हैं. 50 वर्ड्स हम किसके लिए ले सकते हैं? 50 वर्ड्स इस बात को एस्टैब्लिश करने के लिए ले सकते हैं दैट व्हाई डू वी रिक्वायर सच रीन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट्स. राइट. तो फ्यूचरिस्टिक एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हमारी ऐसी हो रही हैं कि हमको ज़्यादा बेटर क्लीन एनर्जी की ज़रूरत है. सोलर और विंड पावर इजी इंस्टॉलमेंट्स में आ जाते हैं, इसलिए सोलर विंड पावर हमारे लिए ज़रूरी हो जाएगा. एनर्जी सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 175 गीगावाट आवर पावर जनरेशन फ्रॉम द रीन्यूएबल एनर्जी इसका एक मेजर टारगेट लिया है. ग्लोबल ऑब्जेक्टिव्स भी हैं जहां पर यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज और हमारे नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस के थ्रू हमको टारगेट करना है क्लीन एनर्जी डेवलपमेंट को, और साथ में एफॉरेस्टेशन भी है, बट क्लीन एनर्जी डेवलपमेंट को ज़्यादा हाईलाइट हमको यहाँ पर करना है. ये चीज़ें हम अपने इनिशियल कॉन्टिन्यूम में लिख सकते हैं जो आइडेंटिफाई कर सकता है व्हाई डू वी रिक्वायर रीन्यूएबल एनर्जी. फर्स्ट एस्पेक्ट. सेकेंड एस्पेक्ट फिर हम लिख सकते हैं व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सोलर पावर इन इंडिया. अब इसको 50-100 ना लेकर के 50-75 एंड देन 50 अगर लेंगे तो और बेटर हम लिख सकते हैं, जिसमें 75 में व्हाट आर द इनिशिएटिव्स टेकन अप फॉर द सोलर पावर डेवलपमेंट. नेशनल सोलर मिशन है, फिर इसके बाद प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना है, या फिर इसके बाद अभी रिसेंट इनिशिएटिव्स में देखोगे तो एग्रीकल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से है जो इनिशिएटिव सोलर पंप सेट्स और सोलर रूफटॉप्स एटसेट्रा जो इनिशिएटिव्स लिए हैं. इसके बाद इंटरनेशनल सोलर अलायंस है. जो जनरल इनिशिएटिव्स हैं या जो जनरल एस्पेक्ट्स हैं उनको हम लिख सकते हैं. विंड पावर के लिए सोलर विंड पावर एनर्जी या ऑफशोर विंड एनर्जी डेवलपमेंट है, जिसके थ्रू विंड पावर एनर्जी डेवलपमेंट कर रहे हैं. 100 गीगावाट आवर की कैपेसिटी हम टारगेट कर रहे हैं. वास्ट लाइन ऑफ दी कोस्ट लाइन हैज़ बीन यूटिलाइज्ड फॉर विंड पावर, जिसमें स्मॉल मॉड्यूलर विंड पावर के भी डेवलपमेंट्स कर रहे हैं. फिर सोलर विंड हाइब्रिड का भी डेवलपमेंट कर रहे हैं. दिस ऑल कैन बी रिटन, और उसके एडवांटेजेस को हम लिख सकते हैं दोनों के एस्पेक्ट में, विंड के और सोलर के एस्पेक्ट में. फिर लास्ट एस्पेक्ट ऑफ द क्वेश्चन हम लोग लिख सकते हैं व्हाई डू दे गो हैंड इन हैंड, व्हाई दे आर कॉम्प्लीमेंट्री. क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछता है, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, एंड हाउ दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. तो सोलर विंड हाइब्रिड जो हमारी इनिशिएटिव्स हैं उनको एक बेस बना के हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सोलर विंड हाइब्रिड के एडवांटेजेस क्या हैं. स्पेस कम हो जाता है, एनर्जी डेंसिटी उन एरियाज की बढ़ जाती है, एनर्जी डेवलपमेंट ईजी हो जाता है, इन्वेस्टमेंट ईजी हो जाता है, साथ में आउटपुट्स बढ़ जाते हैं उन साइट्स के, प्लस कोस्टल एरियाज में लैंड यूटिलाइजेशन या लैंड एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है. स्पेसिफिकली जब ऑफशोर विंड हाइब्रिड या सोलर हाइब्रिड बनाते हैं तो उन एरियाज में भी जो एनर्जी एफिशिएंसी है वो सब बढ़ जाती है. ये सब एडवांटेजियसली दिखा सकते हैं, और दिखा सकते हैं व्हाई सोलर एंड विंड दे आर इन कॉन्टिन्यूम एंड दे हैव अ लार्ज कैपेसिटी ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया. और इंडिया के जो रीन्यूएबल एनर्जी टारगेट्स हैं या क्लीन एनर्जी टारगेट्स हैं उनको बहुत इजीली सोलर विंड हाइब्रिड्स अगर डेवलप करते हैं या सोलर टेक्नोलॉजी एंड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी इन कॉम्प्लीमेंट्री डेवलप करते हैं तो बहुत इजीली उन टारगेट्स को फुलफिल करने में हेल्प कर सकता है. राइट. तो ये कुछ मेजर क्वेश्चंस हैं जहां पर हम एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस को आंसर करते हैं.
एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस को लिखने के लिए हमें कॉन्टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट के साथ साथ फ्लो कैसा होना चाहिए आंसर्स का, उस पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अगर क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करके समझें और उसके बाद स्केचेस को हम अच्छे से कॉन्टेक्स्ट को, अपनी वर्ड लिमिट्स को पहले से प्री डिफाइन करके लिखें, ये सब चीजें भी हमें देखनी चाहिए वाइल राइटिंग द आंसर्स। कितना वर्ड किस पार्ट को देना है जो उसको जस्टिफाई कर सकता है, फिर उसके बाद क्या वो एक्चुअली वहां पर प्रेजेंटेबल है आंसर में। 250 वर्ड्स में ये जो रेशियोज बनाते हैं कि 50 वर्ड्स कहाँ लिख रहे हैं, 70 वर्ड्स कितने में लिख रहे हैं, कहाँ पे एक फ्लो चार्ट आ सकता है, वर्ड लिमिट को कम किया जा सकता है, इन सब के जस्टिफिकेशंस भी जरूरी होते हैं। ये सब आपके प्रेजेंटेशन को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। मार्क्स सबको मिलते हैं जो आंसर्स लिखते हैं, लेकिन बेटर मार्क्स उनको मिलते हैं जो कॉन्टेक्स्ट को अच्छे से सेट करते हैं, अपने प्रेजेंटेशन को इम्प्रूव करते हैं। राइट, चलो, थैंक यू वेरी मच।